नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी पेरेंट्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है तारीख 1 जनवरी 2026। आज से हम स्टार्ट करेंगे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में सेशन 2026-27 में एडमिशन को लेकर के, यानी जो 2026 में एडमिशन होने हैं, उसके लिए वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं ताकि आप सभी पेरेंट्स को सटीक और सही जानकारी मिल सके और सही से आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके मैं आंसर्स दूंगा, जिससे कि आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पे, वहाँ पे भी आप कमेंट करके या मैसेजेस करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल है कि बाल वाटिका क्या है, बाल वाटिका के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, बाल वाटिका के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, बाल वाटिका के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे कि ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, और साथ ही साथ कब फॉर्म भरे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल कि बाल वाटिका क्या है। तो जिस तरह से मैक्सिमम स्कूलों में होता है कि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में बच्चों के एडमिशन होते हैं, उसी तरह से केंद्रीय विद्यालय स्कूल में उसी को नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी को बस नाम दे दिया गया है, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 है। नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, लेकिन बस उसको नाम बाल वाटिका 1, 2 और 3 दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसके बाद आता है कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि बच्चे की उम्र यानी बाल वाटिका 1, जिसको कि हम नर्सरी बोलते हैं, उसके लिए 3 साल कंप्लीट होना जरूरी है और 4 साल से कम होना चाहिए। बाल वाटिका 2 के लिए 4 साल कंप्लीट और 5 साल से कम होना चाहिए। और बाल वाटिका 3, जिसको कि हम यूकेजी कहते हैं, उसके लिए बच्चे की उम्र 5 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 6 साल से कम होना चाहिए। ये जो डेट कैलकुलेट किया जाएगा 31 मार्च से किया जाएगा। ठीक है, 31 मार्च तक आपके बच्चे की उम्र 3 साल, 4 साल, 5 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 31 मार्च तक ही 4 साल, 5 साल या 6 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपका बच्चा जो है उस क्लास के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद आता है कि कब फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके लिए पहली बात कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं बाल वाटिका 1 के लिए, लेकिन अगर कोई बदलाव होगा ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर के किसी भी क्लास के लिए, बाल वाटिका 1, 2 या 3 के लिए, तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात यह है कि कब फॉर्म भरे जाएंगे। तो मान के चलिए कि जब क्लास 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, उसी टाइम पर जो है इसके लिए भी फॉर्म भरे जाते हैं। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर कोई बदलाव होगा तो केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने एडमिशन की गाइडलाइन में और एडमिशन के शेड्यूल में वो मेंशन कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें, एडमिशन और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आती है कि क्लास 1 के लिए फॉर्म कब भरे जाएंगे। आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहिए क्लास 1 के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं वो बाल वाटिका 1, 2, 3 का भी सेम है, तो इसलिए मैं आपको दोनों का एक साथ बता देता हूँ कि फेब मिड में या फेब लास्ट में, या ज़्यादा अगर लेट होता है तो मार्च तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो एडमिशन का शेड्यूल आएगा उसके बाद ही क्लियर होगा, लेकिन इसी टाइम में फॉर्म भरे जाते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास 1 के लिए कौन एलिजिबल होगा, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे की उम्र 6 साल कंप्लीट होगी और बच्चे की उम्र 8 साल से कम है, वो बच्चा जो है क्लास 1 के लिए एलिजिबल होता है। ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। और क्लास 1 के लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो भरा जाता है ऑनलाइन, ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि क्लास 2 एंड अबव क्लासेस के लिए कब फॉर्म भरे जाते हैं, किस मोड में फॉर्म भरे जाते हैं। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि क्लास 2 से लेकर के आगे की जितनी क्लासेस है उन सब के लिए ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरा जाता है। ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। लेकिन एक और बात आपको ध्यान देने वाली है कि क्लास 2 एंड अबव में तभी एडमिशन होते हैं जब स्कूल में वैकेंसी होगा, यानी कोई सीट खाली होगा, तभी उसके लिए बच्चों के दाखिले के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, अदरवाइज नहीं भरे जाएंगे। ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। अधिकतर स्कूलों में सीटें खाली भी होती हैं, अधिकतर स्कूलों में नहीं भी होती हैं, क्योंकि मोर देन 1200 केवी है इंडिया में, लगभग 1288 अभी फिलहाल में ऐसी है, 1288 केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, और इसमें से बहुत सारे केवी ऐसे होते हैं जिसमें कि क्लास 2 एंड अबव में सीटें खाली होती हैं, और बहुत सारे स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सीटें नहीं होती हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि जिस विद्यालय में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वहाँ पर सीट खाली है कि नहीं, या आप सभी पेरेंट्स को एडमिशन के टाइम पर ही पता चलेगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पता चलेगा, जब केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन का शेड्यूल जारी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। एक और बात आती है कि क्या बच्चों के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, चाहे वो बाल वाटिका 1, 2, 3 की बात करें, चाहे क्लास 1 से लेकर के 12 तक की। तो देखिए, बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 से लेकर के 12 तक के बीच में जो है सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th के लिए बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता है।
और बाकी किसी और क्लास के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। बच्चों के एडमिशन होते हैं, उसके बाद जो है बच्चे आगे वाली क्लासेस में प्रमोट होकर के जाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा डायरेक्ट क्लास 9th में आकर के एडमिशन लेता है तब उस बच्चे का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा एज के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा-सा, ताकि क्लास वाइज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाल वाटिका 1 to 3 के लिए ऑलरेडी बता दिया है कि बाल वाटिका 1 के लिए 3 साल, बाल वाटिका 2 के लिए 4 साल और बाल वाटिका 3 के लिए 5 साल मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए। वहीं अगर क्लास 1 की बात करें तो 6 साल कंप्लीट होना चाहिए। बाल वाटिका क्लास 2 के लिए 7 साल कंप्लीट होना चाहिए। क्लास 3 के लिए जो है 8 साल कंप्लीट होना चाहिए। क्लास 4th के लिए जो है आपका 9 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और क्लास 5th के लिए 10 ईयर्स कंप्लीट और 12 ईयर से कम होना चाहिए, ठीक है। क्लास 6th की बात करें तो 10 साल। क्लास 5th और 6th का मतलब कि क्लास 5th का और 6th का जो है सेम एज क्राइटेरिया है आज की डेट में। और क्लास 7th के लिए जो है 11 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 13 साल से कम। क्लास 8th के लिए 12 साल कंप्लीट, 14 साल से कम होना चाहिए, यानी 14 ईयर्स से कम होना चाहिए। और 9th के लिए 13 ईयर्स और लेस देन 15 ईयर्स। और क्लास 10th के लिए जो है मिनिमम 14 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए और लेस देन 16 ईयर्स होना चाहिए। ये एज का क्राइटेरिया हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको लेकर के जो है कई बार जो है ये मतलब एज क्राइटेरिया में बदलाव हुए हैं, एक्सेप्ट क्लास 1, क्योंकि न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था उसके बाद जो है क्लास 1 का जो एज फिक्स किया गया था कि मिनिमम 6 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन क्लास 2 एंड अबव में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो अगर इस साल भी ऐसा कुछ बदलाव होगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। और वहीं पे क्लास 11th और 12th के लिए एज क्राइटेरिया कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब एज क्राइटेरिया उसके लिए नहीं निर्धारित किया गया है, ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है। और क्लास 9th के ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आता है, वो आपको तभी पता चलेगा, ठीक है पेरेंट्स। उसके बाद बात आती है कि कितने कोटा और कैटेगरी से बच्चों के एडमिशन होते हैं। तो पहले सिंपली मैं आपको गिनवा देता हूँ, उसके बाद उसके मैं थोड़ा सा आरक्षण के बारे में बताऊंगा कि किसके लिए कितनी सीटें रिजर्व होती हैं। तो एससी कोटे से बच्चों के एडमिशन होते हैं, एसटी से होते हैं, ओबीसी एनसीएल से होते हैं, डीए कोटा यानी डिफरेंटली एबल्ड कोटा से बच्चों के एडमिशन होते हैं। उसके बाद कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो कैटेगरीज बनाई गई उससे होते हैं, ठीक है। और एक आरटीई राइट टू एजुकेशन कोटा होता है, उससे भी होते हैं एडमिशन्स, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि किस कोटे के लिए कितनी सीटें होती हैं। एससी जिसको कि अनुसूचित जाति बोलते हैं, जिसको शेड्यूल कास्ट भी बोलते हैं, उसके लिए 15% सीटें रिजर्व होती हैं, ठीक है। जो भी एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो इस कोटे से अप्लाई करें, तभी उनको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ एसटी के लिए भी, यानी जिसको कि अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, उसके लिए 7.5% सीटें रिजर्व होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वही अगर हम बात करें ओबीसी एनसीएल की, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर, जो भी ओबीसी से बिलोंग करते हैं और अगर उनके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है बच्चे का, तो आप ओबीसी एनसीएल कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें ओबीसी एनसीएल कोटे के लिए रिजर्व होती है, यानी 27% सीटें रिजर्व होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो भी बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी कि CWSN वाले जो बच्चे होते हैं, उसके लिए जो है 3% सीटें जो है ईच एंड एवरी सेक्शन में रिजर्व होती हैं। मान लीजिए किसी क्लास की स्ट्रेंथ 40 है, उसमें से ये इतनी % सीटें रिजर्व होती हैं, ठीक है। 3% और जो SC ST OBC एनसीएल के लिए बताए वो रहती हैं। उसके बाद अगर वही हम बात करें तो RT कोटे की, RT कोटे में जो है टोटल 25% सीटें रिजर्व होती हैं। इसके तहत उन बच्चों को एडमिशन मिलता है, तो वो बच्चे जो है क्लास 1 से लेकर के 8 तक मुफ्त शिक्षा लेते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। अगर बच्चों का RT कोटे से बाल वाटिका में अगर एडमिशन होता है तो वहाँ बाल वाटिका से लेकर के मतलब बाल वाटिका 1 से लेकर के क्लास 8 तक उनकी फ्री एजुकेशन रहती है, ठीक है। और जिन बच्चों का RT कोटे से एडमिशन होता है उनको बता दूं कि 9th क्लास से बाकी अदर बच्चों की तरह उनकी फीस भी लगती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमें 12th तक क्यों नहीं बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रहा है, तो ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल के एडमिशन की गाइडलाइन में लिखा रहता है कि क्लास 1 से लेकर के 8 तक या बाल वाटिका 1 से लेकर के 8 तक ही बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। RT कोटे के लिए कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि अगर आप RT कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो या तो आप SC से आनी चाहिए, ST से आनी चाहिए, OBC NCL से आनी चाहिए, या आप BPL से बिलोंग करने चाहिए, या अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप RT कोटे से एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ एक डिस्टेंस का भी क्राइटेरिया होता है कि लेस देन 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर
के अंदर में होना चाहिए। रूरल एरिया के लिए आपका है 8 किलोमीटर से कम होना चाहिए और अर्बन के लिए जो है 5 किलोमीटर से कम का होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस भी बहुत मैटर करता है। जिन पेरेंट्स को इस डिस्टेंस का नहीं पता होता, अगर आरटी कोटे से आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर वो डिस्टेंस क्राइटेरिया का फुलफिल नहीं कर पाते हैं एडमिशन के टाइम पर, तो आपके बच्चे का दाखिला नहीं हो पाएगा, यह आपको पता होना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एडमिशन के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वहीं पर आपको जो है आपके बच्चे का कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो यानी कि अभी रंगीन फ़ोटो जिसको बोलते हैं हम, वो आपके पास एक लेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपको पीडीएफ में या जेपीजी में कन्वर्ट करके पोर्टल पे अपलोड करना होता है। क्लास 1 के लिए या बाल वाटिका 1 के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको पोर्टल पे इसको अपलोड करना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद यदि अगर आप कास्ट से बिलोंग करें, जैसे एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको बस वहाँ पे टिक करना है कि आप इससे बिलोंग करते हैं। चाहे ओबीसी एनसीएल भी है तो वहाँ पे आपको कास्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आप बीपीएल के थ्रू आरटी कोटे के लिए अप्लाई करते हैं या ईडब्ल्यूएस के थ्रू आरटी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस कंडीशन में आपके पास वो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के टाइम पर होना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि उसकी डिटेल्स आपको ऑनलाइन फॉर्म में भरना होता है। जैसे कि आपके जो सर्टिफिकेट होगा उसको कब बनाया गया, यानी डेट ऑफ इशूइंग क्या है, और उसके अलावा अथॉरिटी क्या है, मतलब किसने बनाया है, और उसका सीरियल नंबर क्या है, किसकी अथॉरिटी से बना है, सीरियल नंबर और डेट ऑफ इशू, ये 3 चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती हैं। तो इसलिए आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पर होना चाहिए। तो जो भी पेरेंट्स इसके थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी बनवा सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में लगभग मान के चलिए कि 2 महीने के करीब अभी है, 1.5-2 महीने हैं अभी, तो आपके पास है, तो आप टाइम से ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए। ठीक है। उसके बाद जो भी पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते हैं और अगर उनके लास्ट 7 ईयर्स में ट्रांसफर्स हुए हैं, तो आप अपने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र की डिटेल्स एक तैयार कर लीजिए, अपने ऑफिस से साइन करवा के रख लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको वो डिटेल्स भरनी होती हैं कि आपके कितने ट्रांसफ़र्स हुए हैं। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब वाले जो भी पेरेंट्स हैं, सर्विस सर्टिफिकेट भी आप बनवा करके रख लीजिए, क्योंकि वो भी आपसे एडमिशन के टाइम पर मांगा जाएगा। उसके बाद जब आप एडमिशन के लिए फॉर्म भर देंगे, अभी मैं ऑनलाइन वालों को बता रहा हूँ, उसके बाद ऑफलाइन का भी बता दूंगा थोड़ा सा। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो उसका आपने एक प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि वो प्रिंट आउट भी आपको स्कूल में देना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आवासीय पता वगैरह आपके पास होना चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, पेरेंट्स का आधार कार्ड होना चाहिए, ब्लड ग्रुप होना चाहिए, अगर किसी कास्ट कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अगर आपने डीए कोटे से बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो डिफरेंटली सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा जो ये डॉक्यूमेंट्स ये मिनिमम है। और जैसे एड्रेस प्रूफ की बात करें, जो आवासीय पता लगता है, उसमें आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका टेलीफ़ोन का बिल हो गया, वो हो सकता है, आपका गैस का बिल हो गया, बैंक पासबुक हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। कई जगहों पर आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कई जगहों पे करते भी हैं, तो ये आधार कार्ड एक थोड़ा-सा रहता है कि कई बार एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आधार कार्ड मैक्सिमम स्कूलों में चल जाता है। ठीक है। अगर नहीं चलेगा तो आप स्कूल से एक बार कन्फर्म कर सकते हैं कि वहाँ पर आधार कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई रेंट पे रहता है तो रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। जो पेरेंट्स गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहते हैं तो क्वार्टर अलॉटमेंट का लेटर चल जाएगा उनका। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो बाकी मैं इनके ऊपर एक अलग-अलग से वीडियो बनाऊँगा सभी टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि एड्रेस प्रूफ क्या-क्या लगेगा और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे, फॉर्म कैसे भरना है, इसके ऊपर मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँगा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई पेरेंट्स की ऑनलाइन फॉर्म में आपको क्या-क्या चाहिए होंगे। ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन की प्रक्रिया ऐसी होती है कि मान लीजिए कि जिस विद्यालय में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर सबसे पहले वैकेंसी खाली होना चाहिए। मान लीजिए आप क्लास 3 में अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, आपका बच्चा क्लास 2 में कहीं और से पढ़ रहा है और आप अब क्लास 3 में केवी में अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको उस विद्यालय में जाकर के पता करना पड़ेगा क्या वहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं है। वैकेंसी पता करने के 3 तरीके होते हैं, 3-4 तरीके हैं, एक आध बता देता हूँ। पहला कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पे आप जाकर के देख सकते हैं। दूसरा, स्कूल के स्टाफ से पता कर सकते हैं या जो जो गार्ड होते हैं वहाँ उनसे पूछ सकते हैं, क्या पता आपको बता दें। और उसके अलावा आप स्कूल की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो, वहाँ से भी आपको पता चल सकता है। ठीक है। और चाहे तो आप स्कूल में फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं। हेल्प डेस्क नंबर वहाँ पे एक मेंशन होता है, आप उस पे कॉल करके स्कूल से आप पता कर सकते हैं। तो अगर वैकेंसी होगा तो आपको स्कूल से फॉर्म मिल जाएगा, उस स्कूल से फॉर्म को लेना है, सारे डिटेल्स उसमें आपने सही-सही भरने हैं, जिस भी कोटा और कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप मतलब जिस भी कोटा और कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स कॉपी
उसके साथ अटैच करना है फॉर्म के साथ, जो एडमिशन फॉर्म आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सॉरी एडमिशन फॉर्म नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वो आपको अटैच करने हैं और उस पर सबको सेल्फ अटेस्ट करना है पेरेंट्स को, और तब वो फॉर्म ले जाकर के स्कूल में जमा करना है। उसके बाद जब स्कूल से लिस्ट आउट होगा, एडमिशन लिस्ट, उसमें अगर आपके बच्चे का नाम आएगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के वेरीफाई करवाने हैं और अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स, आई नो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन सोचा एक ही वीडियो में एक बार सारा कवर कर देता हूँ, उसके बाद आगे एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि नए साल का वीडियो है तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, जो भी पेरेंट्स ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनका एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, अगर उनके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आता है, यानी लॉटरी लिस्ट में नाम आता है, तो उसके बाद आपको जो है स्कूल से कॉल आ जाएगा, या खुद भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल से कॉल आएगा तो आपको बता दिया है कि इतने तारीख को आकर के अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए। तो जिस भी कोटा और कैटेगरी से आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के स्कूल में जाना है ओरिजिनल। वहाँ पे जाकर के जो भी वहाँ पे स्टाफ हो उनसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने, उसके बाद आपके बच्चे का फ़ी वगैरह पेमेंट करवाएंगे, यूनिक आईडी जनरेट करेंगे और आपके बच्चे का एडमिशन हो गया। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं तो आपको टाइम दिया जा सकता है कि इसको सही करवा लीजिए। अगर आप कोटा और कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर देते हो तो इस कंडीशन में आपके बच्चे को दाखिला नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको सही कोटा और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो चाहे ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हो। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म तो भर देते हैं, जल्दी जल्दी भर देते हैं, या गलत फॉर्म भर देते हैं, या साइबर कैफ़े वाले से भराते हैं, तो कई बार गलत हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको नुकसान हो सकता है। तो फॉर्म भरते टाइम आपने बहुत ही समझदारी से अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म भरना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, एडमिशन से लेकर के सॉरी रजिस्ट्रेशन से लेकर के एडमिशन तक का क्या-क्या प्रोसेस रहता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई सवाल रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की हेल्प कर पाऊँ। और उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो साबित हो और फ्यूचर में भी आगे आपको जानकारी मिले। कोशिश करूँगा आगे आर्मी स्कूल में एडमिशन को लेकर के, चाहे डीजी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो एडमिशन्स होते हैं दिल्ली में, या अदर स्कूल में फ्री एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा स्कीमें चलाई जाती हैं, उसके ऊपर वीडियो बना करके जल्द से जल्द आप लोगों से शेयर करूँगा। तो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और केंद्रीय विद्यालय के लिए मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखा होगा आपने कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, चाहे हमारे बहुत सारे जो ऐसे नेता हैं जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में हमेशा विजिट करते रहते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी विजिट करती रहती है। तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल अपने आप में एक नामी स्कूल है। तो इसके लिए केंद्रीय विद्यालय स्कूल को किसी इंट्रोडक्शन की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। तो और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करिए और अपने सवाल पूछिए। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।